खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। जनवरी की 2 तारीख जुमेरात का दिन है और साल 2025 का दूसरा दिन भी है। आप सबको जहां हम खुशामदीद इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में खबर, तजिया, तबसरा सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम आपके सामने हम रखेंगे। पल पल का आपको अपडेट बताएंगे। हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत तक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते राब्ते बेहतर नहीं है, लेकिन इस बीच एक और कदम उठाया गया है। वो कदम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और सालाना रिपोर्ट्स भी जारी होती है। साल 2024 को लेकर दाखिला वजारत का बयान भी आया है, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। और महकमा तालीम के सिलसिले में भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि नए साल में हम आ गए हैं तो नए निज़ाम तालीम के हवाले से भी गुफ्तगू करने की ज़रूर बात करेंगे। आप जब सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रोटियाँ लाते हैं, कश्मीर प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा ये चलन चलता है कि जो मकामी हमारे रोटी मेकर्स हैं, नानवाई है, वहाँ पर आप जाते हैं, रोटी लाते हैं। तो आपकी रोटी महंगी हुई थी, क्या वो आज सस्ती होगी, नहीं होगी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक अहम खबर आ रही है उस मामले पर भी। और मौसम का मिजाज बदल चुका है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। और जब राब्ते मुनक़ता होने की हम बात बताते हैं तो कहाँ कहाँ पर राब्ते मुनक़ता हुए हैं, फ़िज़ाई राब्तों की क्या बात है, बर्फ़ कितनी गिर रही है इस वक्त, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। यानी आपको हर पल एक फुल ख़बर से भरा हुआ ये सारा निज़ाम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। और कोशिश करेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी ज्वाइन करेंगे तकरीबन 9:30 के आसपास, जहां पर हम उनसे उस मामले पर गुफ्तगू करेंगे जो डिप्रेशन और दीगर मामलात के हवाले से हमारी गुफ्तगू है, उसको गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और फिर आखिर पर चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले फॉर्मेट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि 2 जनवरी माजी में हिस्ट्री की किताब में क्या कुछ लिखा गया है और उसमें से चंद अहम वाक़ात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ज़हूर, वो आपके सामने रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद मौसम के मिजाज से लेकर दीगर खबरें आपके सामने बैक टू बैक रखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। जी ज़हूर। बहुत शुक्रिया गवार। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माज़ी में आज के दिन की क्या अहमियत है, चंद अहम वाक़ात है कौमी और आर्मी सतह के, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज जुमेरात का दिन है और जनवरी की 2 तारीख है, लेकिन माज़ी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज के दिन साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि इस हमले में 8 फौजी एहलकार हलाक भी हुए। और आज के दिन 1989 में राणा संघे प्रमिदासा श्रीलंका के सदर बने। आज का वो दिन था जब इन्होंने श्रीलंका की कमान संभाली थी। और 1954 में आज के दिन भारत रत्न अवार्ड का आगाज़ हुआ था, जो कि एक काबिल तरीन अहम अवार्ड माना जाता है। उसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन पद्म विभूषण अवार्ड 1954 में इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। आज के दिन से ये अवार्ड देना शुरू हो गया था। और 1839 में चांद की पहली तस्वीर फ्रांस के फोटोग्राफर लुइस डॉगरी ने खींची, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और फिर 1757 में आज के दिन बरतानवी फौजियों ने कोलकाता पर कब्जा किया। आज उन्होंने कोलकाता को भी, उस पर भी अपनी हुकूमत जमाई थी। और आज के दिन 1492 में बनु नसर के आखिरी हुक्मरान अबू अब्दुल्ला ने ईसाइयों के सामने हथियार डाल दिए, शिकस्त कबूल की थी। और 1965 में आज के दिन जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। और आज के दिन 1974 में अर्जेंटाइन में होलनाक आतिशबाजी की वाक़ात रोनमा हुई, जिसके नतीजे में 1.2 मिलियन हेक्टेयर का हिस्सा जो है वो जलकर राख में तब्दील हुआ। और 1942 में आज के दिन जंग अजीम द्वयम के दौरान फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला पर जापानी अफवाज का कब्ज़ा उन्होंने आज के दिन इस पर किया। और 1991 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी मयार का बनाया गया, इंटरनेशनल हवाई अड्डा इसको करार दिया गया। और 1973 में आज के दिन जनरल SFA जेमाक
शाकू फील्ड मार्शल इनको आज बना दिया गया और इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने एक एक करके आपके सामने रखें कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है। और बात अब हाल की करते हैं कि इस वक्त की सूरत क्या है। और बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार से फिर तब्दील हुआ है और शुमाल से लेकर जुनूब तक और जुनूब से लेकर शहर श्रीनगर तक इस वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ देखी जा रही है। सुबह से ही लगातार बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त भी कई इलाकों में ज़ोरदार बर्फबारी हो रही है। और जबकि श्रीनगर लद्दाख शाहरा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मगरिबी हवाओं का असर जो पहले ही पेशन गोई की गई थी उसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक इस वक्त बर्फबारी बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हो रही है। अगरचे शहरी श्रीनगर के अंदर सुबह हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, ताहम पहाड़ी इलाकों के अंदर बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे से भी ज्यादा बर्फबारी को रिकॉर्ड किया गया है। और यह माना जा रहा है कि बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे आप मगरिबी हवाओं का असर मानते हैं, उसका असर इस वक्त सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, जहां पर पूरा सूबा कश्मीर इस वक्त सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। एक तरफ से जहां बर्फ की चादर सूबा कश्मीर के अंदर है और दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिल रही है, वहीं पर सूबा जम्मू की सूरत हाल भी बदली हुई है। और सूबा जम्मू के अंदर आज सुबह से धुंध और कोहरे का खासा असर देखने को मिला है और धुंध की वजह से जो राब्ता जमीनी राब्ता है वो भी कहीं ना कहीं मुअत्तल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुअत्तल रहा और मुतासिर भी रहा है। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह आने वाली परवाजें डिले चल रही है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो है वो ये बताया जा रहा है कि सूरत हाल इंतहाई अबतर सुबह सुबह थी, विजिबिलिटी ना के बराबर थी, जिसकी वजह से 11 बजे तक आने वाली परवाजें श्रीनगर के हवाई अड्डे पर रिशेड्यूल कर दी गई है। जम्मू की सूरत हाल भी मैदानी इलाकों के अंदर जहां धुंध काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सुबह आने वाली ट्रेनें भी डिले हो रही है और जम्मू के हवाई अड्डे पर भी सूरत हाल उसी तरीके की बनी हुई है। जहां श्रीनगर और जम्मू की सूरत हाल ये है, वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर धुंध और बर्फबारी की वजह से सूरत हाल में मजीद सूरत हाल को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज को मजीद चौकन्ना कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर धुंध के पेश नज़र जो है वो हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दरअंदाजी ना हो या किसी भी तरीके से कोई ऐसा शख्स दरअंदाजी करने में कामयाब ना हो जो मंशियात और दीगर मामलात को लेकर हो। इस बीच जब बर्फबारी हुई है तो गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सयाहती मकामों पर सयाहों ने जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया है। इधर सूबा कश्मीर की इंतजामिया पहले ही मुतहरिक थी और मुख्तलिफ इलाकों से बर्फ हटाने का काम सुबह सुबह शुरू कर दिया गया है। मैकेनिकल डिवीजन के अमला, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले और दीगर अमलों को मुतहरिक कर दिया गया है और रात भर जो बर्फबारी हुई है उसके बाद की सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ठंड का जो शीत लहर यानी ठंडी हवाएं जो थी उसमें थोड़ी बहुत फर्क जरूर पड़ी है। ताहम सुबह की रात भर की इस बर्फबारी के बाद सूरत हाल ये है कि आज मतला अबर आलूद रह सकता है और मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो अपडेट करेंगे हमें कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा की सूरत हाल क्या कुछ है। फिर नॉर्थ कश्मीर चलेंगे हम, जहां से हंदवारा से हमारे साथ बट शमीम ने भी ज्वाइन कर लिया है। सलीम, सबसे पहले आपके पास आएंगे। हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और इस बर्फबारी के बीच इतला ये है कि सयाह काफी खुश है। आम लोगों को गोनागो मुश्किलात से दो चार होना ही पड़ रहा है, लेकिन श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा फिलहाल बंद। जी बिल्कुल गौहर, कल शाम से ही जो बर्फबारी स्टार्ट हुई उसके बाद जो जोजिला में माजी की भी बात अगर करोगे तो जोजिला में बर्फबारी ठीक ठाक हो रही है। कल रात पूरी जो पिछली रात थी तो पूरी रात जो बर्फबारी हुई तो आज सुबह
जो ही बीआरओ को सिग्नल देनी पड़ती है ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट को, तो आज 6 बजे के करीब जो बीआरओ के ओसी है जोजिला के ओआईसी इंचार्ज, उसने ये कहा है कि यहाँ पे पूरी रात को बर्फबारी हो भी और इस टाइम भी हो रही है, इसलिए श्रीनगर लेह ट्रैफिक को जो है फिलहाल के तौर पर सस्पेंड किया गया है। पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा था कि 3 दिन पहले जो बर्फ हुई थी उसके बाद भी 2 दिन के लिए बंद किया गया था, 4 दिन के पहले तो, लेकिन आज फिलहाल ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सोनमर्ग में जो सयाह बाहर से घूमने आने के लिए आते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो गुंड से लेकर जो सोनमर्ग का रोड है, जब हंग को, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो इस रोड को 3-4 महीने के लिए बंद किया जाता था, लेकिन अब जो टनल है गगनगेट से लेकर जो सोनमर्ग कनेक्टेड टनल है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है होटलर्स को, ट्रेडर्स वालों को, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। लेकिन सोनमर्ग में जो इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे काफ़ी तादाद में सयाह है जो उन्होंने बड़ा लुत्फ उठाया जो हैप्पी न्यू ईयर का या बाकी सारे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई है। इसलिए जो हमारी बात भी हुई है जो होटलर्स के प्रेसिडेंट है या बाकी सारे ट्रेडर्स के, उनका यही मांग है कि जो टनल है, जो टनल का जो एक ट्यूब है उसको बिल्कुल जल्द अज जल्द खोल दिया जाए ताकि हम पूरे साल का जो टूरिस्ट का वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है, लोगों के वहाँ पे काफी रोजगार है उस पे है, उसको खोल दिया जाए। तो सलीम ये बताइएगा, क्या आज कोई इम्कान है कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही हो सके? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी दोबारा से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शायद इस शहरा पर आज गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर हो। बिल्कुल गवर्नर साहब, अभी आधा 1 घंटा पहले जो ओआईसी जोजिला है उसका यही कहना था कि उस टाइम भी वहां पे बर्फबारी हो रही है, और आपने जो विजुअल्स में भी दिखाया ये बराबर हमने गुमरी का जो वीडियो है जहां से एक रोड जोजिला की तरफ जा रहा है और एक रोड अमरनाथ ट्रैक का है, वहां पे आप देखिए तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ है, तो क्योंकि जोजिला 15-16 किलोमीटर है, वहां पे -18 है, काम करना मुश्किल है, वहां पे एवलांच का खतरा रहता है। जब वहां पे बर्फबारी बंद होगी उसके बाद ही बीआरओ वहां पे स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए शायद ट्रैफिक को सस्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद बीआरओ का ठीक है जी सलीम, फिलहाल श्रीनगर लद्दाख कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है, ताम सोनमर्ग के अंदर सयाह लुत्फानंदोज जरूर हो रहे हैं। हम हंदवारा भी चलेंगे, शमीम हमारे साथ है। शमीम जरा अपडेट करें, नॉर्थ की जब मैं बात करता हूं और स्पेशली जब नॉर्थ की हम बात करते हैं तो सिर्फ कुपवारा नहीं, मत्सिल, गुरेज, टंगडार की बात करते हैं तो खबर यह है कि जमकर बर्फबारी हुई है। राब्ता सड़कों की क्या कुछ हालात है, और अभी जिस तरीके से नजारा है कि मतला अबर आलूद जरूर है, बर्फबारी जरूर रुकी है, लेकिन जो आज सुबह हमने 3 बजे के आसपास से बर्फबारी देखी है उसका क्या कुछ अपडेट आपके पास है, और बारह इलाकों की क्या सिचुएशन? जी गौर, मैं आपको बताता चलो, अगर सरहद जिला कुपवारा की बात करेंगे, एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कि जिस तरह पहले ही महकमे मौसमियात प्रोडक्शन दिया कि वादी कश्मीर में फिर से बर्फबारी हो सकती है। जो नया साल है, नया साल के साथ साथ आज दूसरा दिन है नया साल का, जनवरी का दूसरा दिन है। आज महकमे मौसमियात की जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे वो ठीक निकली। यहाँ पे बर्फबारी हुई है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे जिसमें मच्छल, टंगडार, केरन की बात करेंगे, यहाँ जो हंदवारा सब जिला के हंदवारा की दूर दराज वडरबाला की बात करेंगे, नौगाम सेक्टर की बात करेंगे, वादी बंगस की बात करेंगे, तो वहां पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 फुट के आसपास बर्फबारी हुई है। अभी मैंने बीकन डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा फिलहाल जो है तमाम जो रोड्स जो है बंद किए गए हैं गाड़ियों की आमद के लिए, जिसमें मच्छल, टंगडार, केरन की बात करेंगे, जो अपर रीचेस जो इलाका है वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई। अगर तमाम डिपार्टमेंट मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जो मशीनरी आज सवेरे से ही कुपवारा अंदर के लगी, जहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है बर्फ उठाने का काम जो है वहाँ पे शुरू किया गया है। मगर ये भी गवार साहब, जब भी वादी कश्मीर में बर्फबारी होती है तो महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई की बात करेंगे, चाहे सब्जियों की बात करेंगे, कांगड़ियों की बात करेंगे, कोयले की बात करेंगे, तो दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि एक टीम तश्कील देनी चाहिए, वो हर इलाके में चेक करे जहाँ पे ज्यादा मुनाफाखोरी करेंगे दुकानदार या कोई रेडर फरोशा, अगर वो मलूसातों की बात करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस जो है वादी बंगस है, तो हम चाहते हैं कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि जो लापटा जो अच्छा, ये अभी आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे राब्ता सड़कें मत्सिल, गुरेज, टंगडार, केरन, ये फिलहाल एहतियातन बंद कर दी गई हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बर्फबारी वहां पर हुई है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके आसपास हल्की बर्फबारी जरूर हो रही है एज कंपेयर टू गांधरबल और श्रीनगर, क्योंकि इरफान भी हमारे स्क्रीन पर आ गए, यहाँ पर बर्फबारी का उतना असर नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका शमीम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट जरूर कीजिएगा, और जरा पहले चलते चलते ये भी बताइएगा बिजली का निजाम किस तरीके का है,
और पीने के पानी की किल्लत क्या खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अक्सर इलाकों के अंदर देख रहे थे कि खुश्कसाली थी, नदी नालों में बहाव पानी का कम हुआ था, चश्मे सूख रहे थे। अब इस बर्फबारी के बाद रिलीफ तो है, किसान भी कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं, बाग मालिकान भी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक परेशानी और तजब्जुब के शिकार में थे। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ इस बर्फबारी के बाद मिला है कहीं पर कुछ? जी गवार, जिस तरह मैंने कल तमाम अफसरों के साथ मैंने बात की, जो पीडीडी एग्जन है हंदवारा, उनके साथ जब मैंने कल बात की तो कोई ने उन्हें कहा कि जो मैदानी इलाकों में फिर भी जो है शेड्यूल के हिसाब से हमें बिजली फराहम मिलती है। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज इलाके, वहां पे उनको शेड्यूल के हिसाब से बिजली फराहम नहीं होती। एक तरफ बिजली फीस में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो जो अनशेड्यूल कट्स जो है वो काफी ज्यादा लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है। और चाहे बुजुर्गों की बात करेंगे या जिस तरह यहाँ पे आपने ये बात कि पानी के हवाले से हम कहीं ना कहीं राहत की सांस लिए, क्योंकि तमाम जो चश्मे हैं वो खुश्क हो चुके हैं। जब से बर्फबारी हुई है तब से फिलहाल जो है, जो हमारी नदियां है या हमारे जो पानी के जखीरे है वो जम चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने का। इरफान, हम देख रहे थे कि सलीम बता रहे थे कि बालाई इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी हुई है, शमीम भी अभी दिखा रहे थे कि किस तरीके की बर्फबारी हुई है। लेकिन जब मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूं, मतला अबर आलूद था, हल्की बर्फबारी सुबह जरूर देखने को मिले। और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर की, और रात का दर्जा हरारत किस तरीके का है? क्योंकि इतला हमारे पास ये है कि फिजाई राब्ता बहाल नहीं है, मुनक़ता हो गया और सुबह आने वाली परवाजें शायद रोक दी गई हैं। देखिए गौर साहब, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, नो डाउट कि फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है उससे राहत मिली है। यानी जो कोहरा लगा हुआ था या जिस तरीके से नदी नाले मुंजमद हो गए थे, पाइपें वगैरह जाम हो गई थी, उससे थोड़ी सी जरूर राहत मिली है, क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर हो गया है। और सुबह सुबह हमने देखा कि फिसलन जो सड़कों पर देखने को मिलती थी कल, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कई सारे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, उससे जरूर राहत मिली है। और दूसरे साइड से ठंड की जो वो जबरदस्त लपेट वाली, वो जो कह सकते हैं कि जबरदस्त वो फ्रीजिंग टेम्परेचर जिस तरीके से वो टच कर रहा था बॉडी को, उससे जरूर थोड़ी सी राहत मिली। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि थोड़ा सा मतलब जो अबर आलूद था, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो है मतलब अबर आलूद से बाहर आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज दिन भर शायद धूप भी रहेगी। फिलहाल अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह ट्रैफिक के साथ साथ अगर देखा जाए तो गाड़ियों की जो आवाजाही कम देखने को मिलती थी सड़कों पे। अच्छा, रात भर बर्फबारी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ के अंदर, गांधरबल के अंदर बर्फबारी हुई है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है, तो शहरी श्रीनगर के अंदर लगता है कि उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, बिल्कुल बहुत कम के आसपास है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा वाइड फ्रेम करें और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से एक लाइट लेयर जो है स्नोफॉल की है, ताकि हमारे नाजरीन भी जान जाए। मैं अपने कैमरा को हैंड ले रहा हूं और आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज नॉट दैट सो मच जिस तरीके से स्नोफॉल होती है। यहाँ से आप देखिए, एक नॉर्मल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि एक डस्ट पाउडर है, खासतौर पे मैं अपने हैंड में भी ले रहा हूँ उसको। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उतनी ज्यादा बर्फ नहीं है, यानी जितनी बर्फ हुआ करती थी या जम जाती थी, या कह सकते हैं कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट एक जस्ट पाउडर स्नो सुबह सुबह मॉर्निंग में देखने को मिला है। फॉग नहीं है जिस तरीके से हम जम्मू में देख रहे हैं। तो फिर फ्लाइट को ये जो डिले होने का सिलसिला, ये दिल्ली से फैसला लिया गया या श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से है? देखिए गौर साहब, आप देख सकते हैं कि स्काइज को लेकर अगर मैं बात करूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतला जो है उतना अबरालूद नहीं है। और दूसरे कॉर्नर से आप यहाँ से देख सकते हैं कि धीरे धीरे धूप जो है, यानी सन जो है वो बाहर आ रहा है। हो सकता है कि इसका टेक्निकल इशू दिल्ली एयरपोर्ट से होगा, मगर श्रीनगर एयरपोर्ट से ऐसा कुछ नहीं है। रनवे इज कंप्लीटली क्लियर, रनवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैट सिस्टम इज ऑलरेडी देयर, सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मगर हाँ, क्या ये माना जाए कि इस बर्फबारी, अगरचे बाहरी बर्फबारी नहीं हुई है, जिस किस्म की बर्फबारी हमने कुछ दिन पहले देखी थी, लेकिन क्या ये माना जाए कि सर्दी से जरूर राहत मिली है? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुबह सुबह जो टेम्परेचर डाउन होता था तो लोगों को घरों तक पानी नहीं पहुंचता था, मगर आज नल के नदी नाले जो है वो बिल्कुल ओपन है, पाइप्स में जैम नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर में, ट्रस्ट मी, जब मैं मॉर्निंग में सुबह लाइव देता था आपको, मेरी नाक भी फ्रीज हो जाती थी, मगर आज थोड़ी सी राहत मुझे भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया जी इरफान फाजिल। मौसम में थोड़ी सी राहत, मैंने पहले कहा था कि इस बर्फबारी से जो यख बस्ता हवाएं वो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बाला इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। सीधे कुपवारा भी चलेंगे, साहिल शमीम हमारे साथ है, और साउथ कश्मीर फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे, दोनों नुमाइंदे हमारे साथ है। फिर जम्मू का भी रुख करेंगे जहां पर धुंध और कोहरे की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले शमीम, आपके पास हल्की से
बर्फबारी दोबारा शुरू। और अभी थोड़ी देर पहले जब शमीम हंदवारा हमारे साथ थे तो वो ये बता रहे थे कि रात भर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से सुबह सुबह थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर है, लेकिन वो ठंड का असर जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बालाई इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। आप चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, किस तरीके की बर्फबारी हो रही है अभी शमीम वहां पर? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि दौरान शब जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी तो ऐन मुताबिक जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे तो बालाई इलाकों में इस वक्त जो है 1 फुट से जायद बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आमदोरफ्त के लिए फिलहाल सड़कें जो है वो बंद की गई है, चाहे इस पे टंगडार, केरन, मच्छल, जुमगढ़ या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, फिलहाल जो है जिला इंतजामिया की जानिब से ये सड़कें जो है फिलहाल बंद हो गई है और अभी भी जो है बर्फबारी जो है वो जारी है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, सरहदी जिले कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, वहां से तकरीबन 8 से 9 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी अभी भी हो रही है और मेन टाउन कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि जो इस बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जो कोहरा वगैरह लगता था वो जो है उसकी राहत, उससे जो है राहत मिली है। लोग इस वक्त जो है खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में जो है इस वक्त पहली बर्फबारी जो है वो बिल्कुल शमीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई अहम सड़कें जो है खासकर बॉर्डर इलाकों की वो बंद की गई है और जिस तरह से तस्वीरों में भी हम साफ देख सकते हैं कि बर्फबारी हो रही है। एक तो पहली से बर्फ जमा हुई है और इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है, तो जो इलाके जिनकी सड़कें फिलहाल बंद की गई है उन तक का जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम पहले से उठाए गए हैं? जी जरूर, मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अरूफ रहमान से बात की है। उनका ये मानना है कि पहले से ही जो है बॉर्डर इलाकों में ये चीज़ें डब की गई है, चाहे हम केरोसिन की बात करें, राशन की बात करें, गैस की बात करें या बाकी जो अद्वियात है वो जो है पहले से ही वहाँ पर पहुँचाई गई है बॉर्डर इलाकों में ताकि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। हालांकि वो जो प्रेगनेंट लेडीज़ है, जो दर्द में मुब्तला खवातीन है, उनको जो है पहले से ही शिफ्ट उन बॉर्डर इलाकों से यहाँ कुपवाड़ा की तरफ जो है वो किया गया है। चाहे हम टंगडार की बात करें, केरन, टंगडार, मच्छल, जुमगढ़, जितने भी बॉर्डर इलाके। अच्छा जी, अब जरा इस पर भी जरा फटाफट से बात कीजिएगा शमीम। ये है तो ये तो बॉर्डर इलाके हैं, लेकिन जब टाउन की बात करें, कुपवाड़ा टाउन की बात करें, बिजली, पानी, सड़क सिचुएशन क्या कुछ है? सब अंडर कंट्रोल है या इंतजामिया को मशक्कत अभी भी करनी पड़ेगी यहाँ पर? जी गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि जिले इंतजामिया पहले से ही जो है वो आंटो है। हालांकि वो जो है इसकी तैयारी में पहले से ही थी कि बर्फबारी हो जाएगी तो लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। अगर हम बात करेंगे बिजली पानी के हवाले से, फिलहाल जो है अभी जारी है, कोई किसी किस्म की ओके जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जरा साउथ कश्मीर भी चलते हैं, कौमी शाहरा का अहम तरीन हिस्सा जिस पर नजर रख रहे हैं फिदा हुसैन। लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि नॉर्थ सेंट्रल में जिस तरीके से हम बर्फबारी देख रहे हैं, श्रीनगर आते आते वो चीज नहीं दिखी, बहुत हल्की दिखी। साउथ की फिदा हुसैन, क्या कुछ एंटायर 5 जिलों की खबर है? क्या यहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ पड़ी या जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि साउथ में बहुत ज्यादा बर्फ थी, नॉर्थ में नहीं थी, अब की बार नॉर्थ है या साउथ खामोश? देखिए, साउथ तो शायद मौसमी सूरत हाल को देखते हुए साउथ खामोश नहीं है। साउथ ने भी काफी ज्यादा बर्फबारी देखी है, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 21 के बाद हमने आज 24 में इतनी ज्यादा बर्फबारी देखी, लगा अब 25 का इंतजार है कि 25 में आज दूसरा दिन है, क्या बर्फबारी होगी जिस तरह से पहले ही महकमा मौसमियात ने कहा। लेकिन तैयारियां जो है, देखिए इशफाक के लोगों को किसी तरह के मुश्किलातों का सामना ना हो बर्फबारी में, क्योंकि जब थोड़ी सी बर्फ पड़े या जब 4 फीट 5 फीट भी बर्फ पड़ती है, तब भी लोग जो है चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे सड़कों से बर्फ हटनी चाहिए, बिजली रेस्टोर होनी चाहिए, पीने का पानी जो है वो वक्त पे मिलना चाहिए। तो उसके लिए शायद यहाँ पे जो जिला इंतजामिया है वो कमर बस्ता है और उन्होंने यहाँ पे मीटिंगें जो है कल भी ली है। मीटिंगों का आगाज जो है उसी दिन से हुआ है जब से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि एक बार फिर जो बड़ा स्पेल है वो फिर से यहाँ पर पड़ने वाला है। लेकिन अभी जो है मौसम काफी खुशगवार है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है आज सुबह सुबह अपने घरों से निकले और उतनी ठंड नहीं है जो ठंड ये माना जाए कि साउथ के अंदर बर्फबारी नहीं हुई, जो श्रीनगर के अंदर भी हल्की सी हुई, नॉर्थ के अंदर टाउन के अंदर कम हुई, पहाड़ों पर ज्यादा हुई, एंटायर साउथ के अंदर इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है कि ज्यादा बर्फबारी कहीं से बरी हुई है या हल्की भी हुई हो।
देखिए, अगर आज की बात करेंगे तो आज तो यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले बर्फबारी हुई है। लेकिन जहाँ मैंने पहले कहा कि जिस तरह से हमने नॉर्थ से जो हमारे साथी कह रहे थे कि वहाँ पे बर्फबारी और बर्फबारी के नजारे वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम बर्फबारी के जो नजारे हैं क्या वो आज है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों कश्मीर की है। एक फ्रेम में शमीम है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ हो रही है, अभी भी ये टाउन के अंदर मौजूद है। दूसरे फ्रेम में हमारे साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन है, बर्फ बिल्कुल भी नहीं हुआ, श्रीनगर में हल्की सी हुई थी। ये एंटायर मौसम है जी श्रीनगर का, सूबा कश्मीर का। श्रीनगर मतलब एंटायर 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर के हैं। लेकिन जरा जम्मू की भी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे, इसके बाद छोटे से ब्रेक पर भी जाना है। लेकिन जम्मू की क्या सिचुएशन है, मौसम का मिजाज जम्मू का भी बदला हुआ है। ठंडी हवाओं के बीच सुबह की तस्वीरें ये है, ये सुबह 7:30 से 8 बजे की तस्वीरें हैं। और अंदाजा लगाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि क्या बाकी तौर पर 7:30 से 8 बजे का वक्त है या 6 साढ़े 6 बजे का वक्त है, क्योंकि धुंध शहर के अंदर भी है और धुंध का असर कौमी शाहरा पर भी है। इसके साथ साथ आप सांबा, कठुआ, पुंछ, रजौरी, उधमपुर की ओर जाएंगे तो वहां पर भी आपको धुंध का खासा असर सुबह सुबह देखने को मिलेगा। इस धुंध की वजह से सुबह न तो सरगर्मियां हुई है, जो मामूल के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलता था वो भी सड़कों से गायब है। फिर जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे उन्होंने भी आज खैरियत इसमें समझी कि हम घर ही बैठे। और फिर एंटायरली जो तीसरी बड़ी बात है वो ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, क्योंकि इस धुंध का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटर्स उठाते हैं, सरहद पार लोग उठाते हैं और वो इस पार आने की कोशिश करते हैं। राजीव मेहता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए और उनके पीछे आप देख सकते हैं धुंध का कितना असर इस वक्त भी है, जब लगभग 9 बज रहे हैं और जम्मू के अंदर सूरत-ए-हाल ये है। और यही वजह है कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी धुंध की वजह से सुबह 8-9 बजे वाली फ्लाइट को डिले कर दिया गया था। राजीव मेहता, क्या कुछ सिचुएशन है, कहां पर आप मौजूद है? और खबर यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया इस धुंध के बाद। देखिए गौहर, बिल्कुल आपकी बात सही है कि नए साल के आज दूसरा दिन है और मौसम ने जिस तरह से करवट बदली, शीत लहर ने पूरे इलाके को जकड़ लिया है। पूरे जम्मू संभाग की बात करूं, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, वहां पर मौसम ने अपना मिजाज दिखाना शुरू कर दिया है जैसे जनवरी के महीने में होता है। लेकिन घना कोहरा और धुंध की वजह से चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो वाहन चालकों, हाईवे पर स्पीड काफी कम हो गई है, विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बॉर्डर एरिया की बात करूं, बॉर्डर एरिया में धूप निकले हुए 4 से 5 दिन हो गए और लगातार लोग जो है वो इस घने कोहरे और धुंध की वजह से परेशान है। किसानों की बात करूं, वह भी अपने खेतों में नहीं जा पा रहे, इस धुंध की वजह से काफी कोहरा पड़ा हुआ है। और बॉर्डर के इलाके की बात करूं तो काफी चुनौतियां जो है वो सुरक्षा बल जो बीएसएफ वहां पर पहरा दे रही है बॉर्डर की सुरक्षा में, उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है और मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे की का फायदा ना उठाकर जो आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करते हैं वो ना आ जाए, इसके लिए सुरक्षा बलों ने खास इंतजाम किए हैं। लाइटें हर जगह पे लगाई हुई हैं और दिन रात पहरा बढ़ाया हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर जितने भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वहाँ की जितने की बॉर्डर की रोड है, वहाँ पर भी बीएसएफ का पहरा लगातार जारी है। और बात करूं, लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इस ठंड की वजह से। पहाड़ों की बात करूं, बनी, बसोली और बिलावर का जो ऊपरी इलाका है वहाँ बर्फबारी के जो हुई है उसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लोग कई जो छोटे छोटे रास्ते जो हैं वो बंद पड़े हैं बर्फबारी की वजह से, लेकिन जितने भी बड़े कस्बों को जो पहाड़ी कस्बे हैं वहाँ के रास्ते अभी प्रशासन ने खोले थे। लेकिन जिस तरह की ठंड आज सुबह और अभी मैं हीरानगर में हूँ, इस वक्त बॉर्डर का इलाका है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और वहाँ पर जिस तरह बड़े फ्रेम में इनको रंजीत मेहता को दिखाएगा। रंजीत मेहता, ये वो रास्ता है जहां से बहुत ज्यादा गाड़ियां आती हैं, हाईवे का ये रास्ता है, तो क्या हम ये माने कि हाईवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार उतनी नहीं है, बहुत हल्की सी रफ्तार है, और साथ साथ आम लोग जो सुबह अपने खेतों में या काम के लिए जा रहे हैं वो भी थोड़ा रुक रुक कर ही जा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी सिर्फ 5 या 8 मीटर के आसपास है? बिल्कुल, बड़ा कम विजिबिलिटी होने के वजह से जितने भी वाहन चालक हैं वह उन्होंने अपने वाहनों की रफ्तार काफी कम कर दी है, क्योंकि आगे दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह दिन में ही लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है और खासकर जो लोग अपने समय पर
अपने ऑफिस जहाँ जो प्राइवेट काम के लिए जम्मू या कठुआ की तरफ रुख करते हैं, या सांबा की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोग काम करते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि सुबह सुबह वह दोपहिया वाहनों पर अपने गांव से आते हैं हाईवे तक, लेकिन उस दौरान भी उनको काफी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। 8 बजे के बाद तो लाइट जो है वो हुई, उसके बाद उसके साथ ही धुंध का असर देखने को मिला, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। धुंध का असर जो है वो जम्मू के अंदर आप देख सकते हैं, सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर, जम्मू शहर की भी सूरत हाल थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दी, और यही वजह है कि एयरपोर्ट पर भी एयर ट्रैफिक श्री जम्मू का मुतासिर होते हुए नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तो खराब हैं, लेकिन ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद भी है, और साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि अब आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नई तारीख पढ़ेंगे। ये तारीख कहां पर होगी, कैसे होगी, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, ये खबर भी बताएंगे, और फिर ये भी बताएंगे आपको कि उमर अब्दुल्ला के लिए दर्द सर है, क्योंकि मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और बात जरा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की भी करते हैं, जहां दोनों मुल्कों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं है और किसी तरीके से मुज़ाकराती मेज़ भी नहीं सज पा रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ये खबर है कि सालाना दस्तावेज़ात का तबादला हुआ है, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जो हर साल भारत पाकिस्तान को और पाकिस्तान भारत को देता है, उन दस्तावेजात का तबादला कल 1 तारीख को 1 जनवरी सन 2025 को हो गया है। और ये वो तबादला दस्तावेजात थे जिनमें न्यूक्लियर तनसीबात, यहाँ पर न्यूक्लियर तनसीबात पाकिस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, तो भारत ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने भारत को वो बताया कहाँ कहाँ पर वो न्यूक्लियर तनसीबात है। उसके अलावा दोनों मुल्कों के अंदर कैदियों के तबादले को भी, यानी कैदियों की फरिश्तों को तबादला भी हुआ है, और ये माना जा रहा है कि ये लगातार जी चल रहा है। और सबसे 1992 में 1992 में ये फैसला हुआ था कि दोनों मुल्क इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कि न्यूक्लियर तनसीबात में अगर किसी तरीके का भी हालात बनते हैं तो हमले नहीं होंगे, ताकि दोनों लोगों को पता हो कि न्यूक्लियर तनसीबात कहाँ पर है। एक तो वो, और दोनों जेलों में, भारत की जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में कितने कैदी हैं उसका तबादला भी हो, और 1992 से लगातार ये चल रहा है। 34वां 34th एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ है। और इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर मुतालबा किया है कि 18 भारतीय जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों के अंदर हैं उन्हें काउंसलर एक्सेस दी जाए, यानी सफारती एक्सेस उन कैदियों को दिया जाए ताकि उनके केस को प्लीड किया जाए। इस बीच इतलात और खबर यह है कि तकरीबन 300 से ज्यादा कैदी पाकिस्तान के कैद के अंदर है, जिनकी रिहाई के हवाले से भारत सरकार की तरफ से हिकमत अमली को तेज कर दिया गया है। याद रखिएगा, ममनुआ मिलिटेंटों की फरिश्ते और दीगर चीजें भी इस
पूरे मामले का हिस्सा जो है वो बनती है। इमरान नाइको हमारे साथ है भारत पाकिस्तान की इस बड़ी खबर पर कि क्या कुछ लिस्ट के अंदर है और क्या कुछ मजीद आगे हो सकता है। इमरान जरा अपडेट करें, कल जो तबादला हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में, जो लिस्ट ऑफ एक्सचेंज हुआ है कैदियों के और न्यूक्लियर पावर्स के अंदर, किन कैदियों की बात आई है, और ये जो मुंबई अटैक और दीगर लोगों के बारे में भारत सरकार की तरफ से फिर एक बार डोजियर भी देने की बात कही है, क्या है ये पूरी खबर और क्या इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने की कोई उम्मीद है? देखिए, पहली बात यह है कि सिफारती सतह पर या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट है, पेशरफ्त है जहां तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात का ताल्लुक है। दूसरा ये कि जो ये पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज हुई है जिसमें एटमी तनसीबात या जिसे हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी कहते हैं, माहीगीरों या जो कैदी दोनों मुल्कों के जेलों में है, उनकी जो तफसीलात जो फहरिस्त शेयर की गई है ये बाज़ाब्ता एक एग्रीमेंट, एक एक्ट के तहत की गई है। 1988 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। 1991 में बाज़ाब्ता तौर पर वो एग्रीमेंट जो है वो उस पर दस्तखत हुए और 1992 में जनवरी 1992 में बाज़ाब्ता तौर पर इस एग्रीमेंट पर अमल दरामद हुआ। और एग्रीमेंट का मकसद ये था कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग भी होता है तो इस जंग के दौर में भी, इस सूरत में भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और तकरीबन 30-34 साल गुजर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर 31 जनवरी को इस एग्रीमेंट पर अमल दरामद किया जाता है और दोनों ममालिक जो है वो अपने तनसीबात की जो फहरिस्त है वो अपने अपने दफ्तर खारजा को भेजते हैं। और इसी सिलसिले में कल पाकिस्तान की तरफ से भारत के दफ्तर खारजा को, वजारत खारजा की तरफ से भारत की पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी तनसीबात है, उसकी फहरिस्त शेयर की गई। लेकिन इसमें जो डेटा है वो उसको खुफिया रखा गया, उसे शेयर नहीं किया गया। इसी तरीके से भारत की तरफ से भी दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया है उसमें भारत ने अपनी न्यूक्लियर तनसीबात जो है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, उसकी तफसीलात पाकिस्तान के दिल्ली में दफ्तर खारजा को भेजी है एक नुमाइंदे से, और उसमें भी जो है डेटा को खुफिया रखा गया है और बाज़ाब्ता तौर पर ये एक एग्रीमेंट के तहत, जैसे मैंने कहा है। दूसरा ये कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब 1965 की जंग हुई तो उसके बाद ही जो समंदर में जो माहीगीर है, हालांकि उन पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ममालिक के अंदर वो आते हैं समंदर के जरिए, लेकिन उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया जाता है। और वो जो तफसीलात है वो भी एक एक्ट के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत जो साल 2008 में दोनों ममालिक के दरमियान हुआ था, और उसी एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता है। हर साल 31 जुलाई और 1 जनवरी को इस एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज भारतीय वजारत खारजा की तरफ से बयान जारी किया गया, पाकिस्तान के वजारत खारजा की तरफ से बयान किया गया, और इसमें जो है इनकी तफसीलात फराम की गई। जो थोड़ा सा मैं डेटा आपको देता चलूं, भारत ने 381 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों और 81 माहीगीरों की फहरिस्त दी। इसी तरह से पाकिस्तान ने 49 भारतीय या मुमकिन भारतीय कैदियों और 217 माहीगीरों की फहरिस्त फराहम की। और भारत ने 183 भारतीय कैदियों की जल्द रिहाई का मुतालबा भी किया और साथ साथ 18 कैदियों तक काउंसलर रसाई या जिसे हम काउंसलर एक्सेस भी कहते हैं उसका मुतालबा भी किया, और उनके शहरियत की तस्दीक का मसला भी है। भारत ने पाकिस्तान से 76 कैदियों और माहीगीरों की शहरियत की तस्दीक जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। तो मजमूई तौर पर बाज़ाब्ता ये जो दोनों ममालिक के दरमियान कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सफारती सतह पर, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन ओवरऑल जब हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करेंगे तो वो शायद वो रिश्ते और राब्ते जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और बर्फ नहीं पिघल सकती। ये एक एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइको श्रीनगर से अपडेट करने के लिए कि भारत और पाकिस्तान ने अपने तनसीबात और कैदियों की फरिश्तों का तबादला किया है। लेटेस्ट होप सो की रिहाइयाँ भी हो। लेकिन जरा बात हिस्ट्री की करते हैं। अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है, क्योंकि आज एक और किताब आपके सामने आ रही है और इस किताब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तारीख के साथ है। और इतलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर लद्दाख की तारीख पर एक और किताब तहरीर की गई है और 3000 साल पुरानी तारीख को खंगाला गया और तहरीर किया गया। और आज दाखिला वजीर इस
तकरीब के अंदर बहिश्त मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे और उनके हमरा वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी नई दिल्ली के अंदर रहेंगे, जिस दौरान मुल्क भर के ऑथर्स, एकेडमिशियंस और वजारत दाखिला के आला अफसरान भी मौजूद रहेंगे और रस्मी रोनुमाई होगी उस किताब की जिस किताब के बारे में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 300 साल तारीख इस किताब में अंदर लिखी गई है। यह किताब कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, हिंदी अंग्रेजी के अंदर यह छप चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से भी इसको वेट किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर आज नई दिल्ली के अंदर बाद दोपहर वजीर दाखिला अमित शाह इस किताब की रस्मी रोनुमाई करेंगे। इधर मौरिखीन का मानना है कि इस किताब के मंजर आम पर आने के बाद कई हकाइक से पर्दा भी उठ सकता है और कई ऐसे सवालात जो अभी तक भी मौरिखीन की तरफ से नहीं छुए गए थे उनको भी छुआ गया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस किताब की रस्मी रोनुमाई नई दिल्ली के अंदर होगी। सभी लोगों की ये नज़रें होंगी कि ये 3000 साल तारीख जिसको कहा गया है कि ये एक नए अंदाज में और सही हकाइक के साथ लिखी गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, इसकी रोनुमाई जब आज सामने होगी, जब ये किताब मंजर आम पर आएगी, उसके बाद इस पर बहस भी होगी। जो ही ये किताब हमारे हाथ भी आएगी आपको बताएंगे कि 3000 साल तारीख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में क्या कुछ लिखा गया। बहरहाल वजीर दाखिला और धर्मेंद्र प्रधान वजीर तालीम आज इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे और दाखिला वजीर साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से रस्मी रोनुमाई इस किताब की अंजाम देंगे। अब चलते हैं जी आगे। जब बात दिल्ली की हो रही है तो ज़रा बात एक और अहम भी आपके सामने रखते हैं और बात वजीर आज़म साहब की करते हैं, क्योंकि वजीर आज़म साहब सालाना तौर पर चादर बेचते हैं और ये रिवायती चादर आज भी दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजी जाएगी और शाम 6 बजे इस तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स जो है उसकी तकरीबात का सिलसिला जारी है। कई जगहों से लोग आ रहे हैं और इस अहम तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन ख़ास है क्योंकि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस दरगाह के लिए चादर भेजी जाएगी और आपको बता दें कि ये चादर मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू और जमाल सिद्दीकी उनको सुपर्द की जाएगी और उनके हाथों ये चादर जो है दरगाह शरीफ भेजी जाएगी, क्योंकि जो मज़ार अक़दस है ख्वाजा गरीब नवाज़ का, वहाँ पर ये चादर चढ़ाई जाएगी जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भेजी जाएगी ताकि जो दुआएं हैं वो हासिल की जाए। और आपको बता दें कि 813वें उर्स के सिलसिले के हवाले से ये तकरीब जारी है और इसके लिए लोग भी आ रहे हैं और इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। हर साल ये तकरीब मनाई जा रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर भेजी जा रही है और आज इस पर सबकी नज़र रहेंगी क्योंकि उर्स है और वज़ीर आज़म आज चादर भेजेंगे। रिवायती तौर पर इस चादर को आज शाम 6 बजे रवाना किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के सदर और मरकजी वजीर किरण रिजिजू को ये सौंपी जाएगी, जिसके बाद खुदामान ज़ियारत को ये चादर जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से सौंपी जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं जी, बात ज़रा एक और अहम मुद्दे की करते हैं। चाय आप सुबह सुबह कश्मीर के अंदर पीते एक रिवाज है और उसके साथ रोटी भी खाते हैं और रोटी की कीमतें गुज़श्ते दिनों बढ़ी थी, जिसके बाद मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता लोगों ने इंतज़ामिया पर सवाल भी उठाया था। इसी प्रोग्राम में जब हमने खबर चलाई और कई फ़ोन कॉलर से अपनी बात रखी, अब खबर यह है कि सूबा कश्मीर की इंतज़ामिया की नींद टूटी है और ख़बर यह है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर अहम तरीन इजलास तलब किया गया है। फूड सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स महकमा और नानवाइयों के बीच आज अहम तरीन इजलास होगा और उस इजलास के दौरान जो रेटें नानवाइयों की तरफ से बढ़ाई गई है इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इधर माना जा रहा है कि FCSCA के तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम रेटों का मुआयना किया गया है, इसका एनालाइज किया गया है और जिस तरीके से 5 की रोटी 10 में और 10 की रोटी 20 तक पहुंचा दी गई है, इस पर सवाल भी उठाए गए हैं। अगरचे गुज़श्ता दिनों नानवाइयों की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि रेटें थोड़ी कम कर दी गई हैं और 7 रुपया उसको रखने की बात कही गई थी, लेकिन वज़न पर सवाल था और क्वालिटी पर भी सवाल था। और इतला यह है कि आज फूड एंड सप्लाईज,
कंज्यूमर अफेयर्स और डिस्ट्रीब्यूशन महकमे के सरबराह और नानवाई एसोसिएशन के बीच आज अहम तरीन इजलास होगा और आज बाद सपहर तक उम्मीद यह है कि इस मामले पर कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और इस मामले पर कोई राहत आम लोगों को मिल सकती है। जो भी इतला इस बारे में होगी हम अपने राब्ता साइट और टीवी पर आपको जरूर अपडेट करेंगे। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, एक और अहम खबर की ओर आते हैं और उसके बाद जरा छोटा सा ब्रेक भी हमने लेना है और बात करते हैं उन मुलाजमीन की जो सुबह सुबह हमारे आसपास और गिरद नवा में सफाई करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स। लेकिन खबर सोबा जम्मू के हवाले से इंतहाई अहम है क्योंकि इंतजामिया ने कमर कस ली है और इंतजामिया ने जब कमर कस ली तो बात यह सामने आई कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इस साल के दौरान इंश्योरेंस स्कीम का आगाज कर दिया गया है और उन हजारों सैनिटेशन वर्कर्स का बीमा कराया जाएगा, इंश्योरेंस कराया जाएगा जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ वाबस्ता है। अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह इनिशिएटिव जो लिया गया है इसका बराह रास्त फायदा सैनिटेशन वर्कर्स को मिलेगा और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 5 लाख रुपया हर एक सैनिटेशन वर्कर के लिए बीमा करने को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर बैंक और बजाज अलायंस के साथ मिलकर इस निज़ाम को आगे बढ़ाया जाएगा और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है डॉक्टर दिवनेश यादव, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज में इन वर्कर्स की एक अहम तरीन हैसियत है और बाज़ाब्ता तौर पर अब इनका बीमा कराया जाएगा और इस ज़िमन में 5 लाख तक का बीमा होगा। 1 जनवरी साल 2025 से बाज़ाब्ता तौर पर प्रीमियम पेश किया जाएगा जो मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए से होगा या किसी और ज़रिए से भी इसको किया जाएगा। बहरहाल एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर उन लोगों के लिए है जो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर आते हैं, हमारे आसपास की सफाई करते हैं और वो गोनागो मुश्किलात से दो चार थे और अब यह फैसला लिया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कि इन तमाम मुलाजमीन का बीमा कराया जाए और यह बीमा तकरीबन 5 लाख रुपए तक का होगा। जम्मू कश्मीर बैंक और बजाज अलायंस को रोपिन इस पूरे मामले में कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक, यहां पर एक और होगा। ब्रेक के उस पार उन मुलाजमीन की बात करेंगे जो पिछले कई महीनों से तनख्वाहों के बगैर है। उसके बाद आपको भद्रवाह भी लिए चलेंगे जहां पर दिलदोज हादसा हुआ है, कुछ लोगों की मौत हुई है और फिर उस खबर से भी बाखबर करेंगे जिस खबर पर आपकी और हम सब की नजर थी लेकिन जिन्हें आना था वो आए ही नहीं। खबर कौन सी है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद अपने मेहमान के पास भी चलेंगे और बदरवा से भी एक सनसनीखेज वाक़ा वहाँ पर पेश आया, उस वाले से भी आपको तफसीलात फराहम करनी है। लेकिन बात ज़रा सरकार की करते हैं और महकमे ख़जाने की करते हैं, क्योंकि कई ट्रेजरियाँ जो है उनमें अभी भी जो सरकारी गुज़िश्ता कई माह से सरकारी ट्रेजरियाँ जो है वो खाली है, उनमें पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो असर पड़ रहा है वो ख़ासकर सरकारी मुलाजमीन पर पड़ रहा है, ठेकेदारों पर पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीपी फंड भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मुलाजमीन को कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ से जहाँ मुलाजमीन ने ये आस लगाई थी कि नई सरकार होगी तो उनके मसले हल होंगे, लेकिन बदकिस्मती से कई माह से सरकारी ट्रेजरी जो है वो खाली है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं उनको गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ा मसला ये हुकूमत के सामने है, उमर सरकार के सामने है कि इस मसले की जो मुलाजमीन हैं उनके मुश्किलात दूर हो जाए और ख़ासकर जो PWD डिपार्टमेंट है या उनकी जो दीगर शाखाएँ हैं वो उनकी जो तनख्वाह है वो अभी तक वागुजार नहीं की गई है। खासकर नवंबर का महीना भी गुजर गया, दिसंबर का महीना भी गुजर गया, लेकिन अभी भी वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक उनकी जो तनख्वाह है वो वागुजार की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक भी सरकारी ट्रेजरिया जो है वो खाली पड़ी है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और एक अहम मसला हुकूमत के सामने है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि जो नई हुकूमत है उमर अब्दुल्ला की सरबराही में वो इस मामले को संजीदगी से ले और जल्द से जल्द इन ट्रेजरियों में पैसा जो है वो वागुजार किया जाए, ताकि जो मुलाजमीन की पेंडिंग वेज से सैलरी है उनको मिल सके और उनकी मुश्किलात दूर हो सके। चलिए जनाब, मुलाजमीन की बात के बाद जरा बात अब बदरवा की भी करते हैं, जहां पर नौजवानों की मौत हुई है और पुलिस ने तहकीकाती अमल भी शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बदरवा से, जहां पर 3 नौजवानों की मौत एक गेस्ट हाउस के अंदर हुई है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तीनों का ताल्लुक सोबा जम्मू से बताया गया है। एक शॉकिंग इंसिडेंट है जहां पर 3 लाशें बरामद की गई है। रॉयल इन गेस्ट हाउस है बदरवा के अंदर और ये इतला पुलिस को मिली कि ये 3 नौजवान यहां पर रिहाइश पजीर थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर आई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तीनों लाशों को आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले रख दिया गया था और थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तीनों लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। ITI बदरवा के नजदीक रॉयल इन गेस्ट हाउस के अंदर 3 नौजवानों की मौत हुई है। मुकेश सिंह एक का नाम बताया गया है, आशुतोष सिंह दूसरा नाम है और दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद जम्मू के रहने वाले, और सन्नी चौधरी जो तीसरा नाम है ये भी सामने आया है। और रॉयल इन गेस्ट हाउस जो ITI बदरवा के बिल्कुल पास है, ये तीनों लोगों की लाशें यहाँ पर मिली है और इतलात और खबरों के मुताबिक पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इनका जो डॉक्टरी लवाजमात है वो पूरी कर दी है और आज दिन में इन लाशों को लवाहिकीन के सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। ताहम बड़ा पुरअसरार सवाल ये है कि लोगों की, इन तीनों नौजवानों की मौत कैसे हुई? क्या एक्सेस ऑफ अल्कोहल एक वजह थी या जो गैस हीटर चलने की खबर सामने आ रही है उस वजह से मौत हुई है? क्या कुछ वजह थी? एक बड़ा सवाल है। और साथ साथ ये भी सवाल है कि आखिर ये 3 नौजवान जो जम्मू से बदरवा के लिए आए थे, इनका मिशन बदरवा के अंदर क्या था? पुलिस ने थोड़ी देर पहले मीडिया से भी गुफ्तगू की, जिस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी है। पहले जरा उसको सुनते हैं और उसके बाद सीधे वसीम गत्तू के पास हम बदरवा चलेंगे। शाम को हमारे SDPO बदरवा इनको एक जम्मू से कॉल आई कि उनके ब्रदर हैं वो मिस्टर मुकेश आशुतोष जो हैं वो कल से अलॉन्ग विद उनके 2 फ्रेंड्स के साथ जो हैं वो यहाँ बदरवा आए हुए हैं 31st मनाने। तो उनका जो है वो फ़ोन पे रिंग जा रही है बट नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग। तो उसी को जो है वो फॉलो करते हुए उनकी लोकेशन निकाली, बट वो क्योंकि वो लोकेशन इतनी स्टीक नहीं आ रही थी और उन्होंने जो है वो
दो टीम्स वहाँ यहाँ पे निकाली। तो एक टीम ने जो है वो ज़ीरो इन की, इनकी गाड़ी यहाँ पे, ये रॉयल इन यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, और जब यहाँ पे आके पता करवाया तो ये लोग यहाँ पे एक रूम में रुके हुए थे और रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खटखटाने पे किसी ने जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला और वो उसको जो है फिर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर जो है वो तीनों जो हैं वो अनकॉन्शियस टाइप्स जो है वो दिखे कि वो, क्योंकि अंदर किसी की एंट्री नहीं हमने करने दी स्टार्टिंग में। तो एक जो है वो वॉशरूम में थे और दो जो हैं वो बेड पे थे। तो फोरेंसिक की जो है वो फिर हमने टीम बुलवाई और डॉक्टर्स आए, उन्होंने इनको कहा कि ये अभी ज़िंदा नहीं है, और फोरेंसिक से जो है वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। बट ये तीनों लोग जो हैं अभी इनकी शिनाख्त जो है, एक मुकेश कुमार और एक आशुतोष और एक सनी चौधरी, ये तीन लोग जो हैं ये यहाँ पे मृत पाए गए हैं, और इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई जो है वो अभी करेंगे। प्रिलिमिनरी जो हमें लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर से जो है एक कोयले की एक सिकड़ी टाइप जो है वो मिली है, और कमरे में जो है वो ज़्यादा रोशनदान वगैरह नहीं है। तो प्रिलिमिनरी यही लग रहा है कि ये एस्फिक्सिएशन का मसला हो सकता है, बट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है। चलिए वसीम के पास चलते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन जारी है। मजीद इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और क्या लाशों को रवाना जम्मू कर दिया गया? वसीम, क्या अपडेट आपके पास है? और पुलिस जिस तरीके से कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर चल रहा है, तो क्या सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए था या कुछ और काम भी यहाँ पर था? कोई और डिटेल्स आपके पास आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल देर रात 12:30 बजे के करीब हमने इसमें लाइव अपडेट भी दिया था, और जहां तक आपको बताना चाहेंगे, पुलिस का मानना है कि 31 बनानी है जिला डोडा के भद्रवा इलाके आए थे, और जहां पे बताया जाता है ये तीन लोग थे, जिसमें सनी चौधरी है, मुकेश सिंह है और आशुतोष है। ये तीन लोग जिला जम्मू के हैं, और खास करके एक शख्स इसमें बताया जाता है कि बेला का भी हो सकता है, जिला डोडा का बेला इलाका है वहां का भी हो सकता है। इनसे गाड़ी भी जो है रिकवर की गई है, स्विफ्ट गाड़ी रिकवर की गई है। और जहां तक पुलिस का मानना है कि काफी देर तक जो है फोन कॉल्स इन लोगों को आए, और भद्रवा पुलिस को इन्फॉर्मेशन इनके घर वालों ने दी। उसके बाद इनका जो डिटेल है, यानी कि फोन डिटेल है, वो निकाली गई, और जो रॉयल इन जो गेस्ट हाउस है वहां पे ये डिटेल इनकी निकली, और जो गेस्ट हाउस के मालिक है उनसे रब्ता किया गया। और इस गेस्ट हाउस में जब पुलिस पहुंची तो इनको लॉक काफी देर तक किया गया, और फिलहाल इन लोगों ने काफी देर तक जो है डोर अपना नहीं खोला, और पुलिस तो क्या लाशों को रवाना कर दिया गया वसीम वहां से, या अभी लाशें पुलिस की तहवील में है? इंतजार किया जाएगा कि उनके लवाहिकीन डोडा पहुंचे, वहां से उनको रिसीव किया जाए? देखिए, अभी तक जो पुलिस से बात हुई है, अभी तक उनको वहां से रवाना नहीं किया गया, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए पुलिस को, और साथ साथ में अभी जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और पुलिस का मानना है कि कुछ देर तक जो लवाहिकीन पहुंचे हैं उनके हवाला इनको किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नजर रखिएगा कि मजीद क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर जब खबरों के सफर को थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मामला डिप्रेशन और एंजाइटी का है, मामला हमारे उस सोसाइटी का है जो सोसाइटी के आप भी हिस्सेदार हैं और हम भी हिस्सेदार हैं, और जहां पर 41% आबादी जम्मू कश्मीर की डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो, तो वहां पर इस पर खुलकर बात करना, मौलिजीन की बात को समझना, उस पर अमल करना भी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अब ये डिप्रेशन और एंजाइटी क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में है? तो सरकारी एदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि हर रियासत और मुल्क के हर कोने के अंदर इस तरीके के अमराज है, मरीज़ है, और इन अमराज और इन मरीज़ों का तशखीस भी किया जाता है और इन्हें ठीक भी किया जाता है। लेकिन ज़रूरत यह है कि एक पहल की जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी इस पूरे मामले को किसी और अंदाज से देखा जाता है, और इसे एक टैबू की तौर पर, इसे एक स्टिग्मा की तौर पर माना जाता है, और इस पर न तो खुलकर बात होती है और ना ही कोई इस बात के लिए तैयार होता कि वो काउंसलर के पास जाए, कंसल्टेशन ले, या जिस्मानी तौर किसी भी मर्ज के अंदर मुब्तला होने के बाद, दिमागी मर्ज में मुब्तला होने के बाद, या दिल के आर्जे में मुब्तला होने के बाद जब वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन जब इस तरीके की डिप्रेशन और एंजाइटी की बात आती है तो शायद वो हेजिटेट करता है, ये कहते हुए जनाब बचुस हाथ भी से दी ठीक बिकाज गज डॉक्टर्स बचुस नो पागल के। दरअसल
हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, यही एक बड़ा सवाल है और इसी की राह ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। मारूफ मुअल्लिज हमारे साथ आज ज्वाइन कर चुके हैं। साउथ कश्मीर से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर फजल साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकेट्रिस्ट जीएमसी श्रीनगर के अंदर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर हमारे लिए है क्योंकि जब हम ड्रग्स वाले मुद्दे पर गुफ्तगू कर रहे थे तो इस तरीके का अंदाज़ा था हमारे पास कि डिप्रेशन और एंजाइटी भी है। फिर जब हम शादियों वाले प्रोग्राम पर आ गए तो पता लगा कि सूरत हाल और भी ज़्यादा गंभीर है, और भी ज़्यादा खौफनाक दिख रही है और नौजवानों के दिमागों के कुछ और भी चल रहा है। फिर जब हम ऑनलाइन बैटिंग वाले मामले पर आए तो कुछ चीजें और खुली और आज ये हमारा चौथा पड़ाव है जब हम डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं ताकि नौजवान नहीं बल्कि हमारे घरों के अंदर माँ बहन भाई बेटे जो हैं वो इस बात को समझे कि अगर उन्हें इस तरीके का कोई भी सिम्टम है तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अब वो पागलखाने जिन्हें हम उर्फ़े आम में कहते थे वैसी बात नहीं है। अब एक निज़ाम है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का निज़ाम है, डॉक्टर ऑनलाइन है, 10 तरह की चीज़ें हो सकती है जिससे इसका जहनी मर्ज भी ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आज के दिन में जब हम खुद को ये कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, इस मर्ज को समझने में कामयाब हुए हैं और इसका तशखीश कैसे किया जाए, किन डॉक्टरों के पास जाना है, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं या अभी भी हम उसी दकियानूसी ख्यालात को अपनाते हुए खुद को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर साहब शुक्रिया। जब भी हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहले ये आता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी है क्या। डिप्रेशन और एंग्जाइटी आजकल काफ़ी कॉमन है। इस बारे में जैसे आपने बोला कि ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं तो डिप्रेशन के बारे में भी हमें डेफिनेटली बात करनी है। डिप्रेशन ड्रग्स से ज़्यादा कॉमन है। अगर हम अपनी वैली की बात करें तो हमारी वैली में अराउंड 11% पॉपुलेशन डिप्रेशन से शिकार है। तो ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स ऑलमोस्ट 2 to 3% की टोटल है, डिप्रेशन उससे ज़्यादा है। और डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन बस कुछ ही सालों की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन एक मेडिकल इलनेस है, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो हमें इसको भी इसी एंगल से देखना है। बट हमारी वैली में काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा है और इट्स नॉट परसिस्टेंट रेस्ट्रिक्टेड टू हमारी वैली, बट ओवरऑल इंडिया में ही ये स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा है जी। हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात कर लेते हैं तो जो ट्रीटमेंट सीकिंग है, अगर हम 2015 की स्टडी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की, तो टोटल 11.2% पॉपुलेशन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो ऑलमोस्ट 88% जो पॉपुलेशन है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो इसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं है या उनको अवेलेबल ही नहीं है ट्रीटमेंट ऑप्शंस जी। तो ये जो हमारी एक बड़ी आबादी है जो अभी इससे दूर है, इसको ट्रीटमेंट हो, इनको सही तरीके से इलाज मिले, इसके लिए क्या पहल करने की ज़रूरत है? वालिदैन को, बच्चों को, घर के बुज़ुर्गों को किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए और कहाँ कहाँ पर हम इमीडिएटली नॉक कर सकते हैं डोर? क्योंकि एक बड़ी चीज़ है कि जनाब वनात जलालत महल असंदर ईगोस निगासिन के ये चीज़ें ना हो, किस तरीके से हम ये पोशीदा तौर भी कर सकते हैं? क्या कोई निज़ाम हमारे पास है इस वक्त सूबा कश्मीर के अंदर, सूबा जम्मू के अंदर? जी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अवेयरनेस है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज का ट्रीटमेंट कहाँ पे है। स्टिग्मा, जैसे मैंने बोला कि स्टिग्मा काफ़ी प्रॉब्लम है हमारी वैली के लिए, ओवरऑल हमारी यूटी के लिए। तो स्टिग्मा को रिड्यूस करना है हमें। स्टिग्मा को कैसे रिड्यूस करना है? हमें ये उनको बोलना है कि डिप्रेशन जो है एक मेडिकल इलनेस है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसका ट्रीटमेंट आप ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जैसे श्रीनगर सिटी में भी अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में अब एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आउटकम्स भी बेटर हैं एज कम्पेयर टू अदर, जैसे बाकी मेडिकल इलनेसेस में आउटकम्स हैं, बेटर हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले ये मिसकंसेप्शन था कि अब किसी को डिप्रेशन हुआ तो उसको लाइफ लॉन्ग अब दवाई लेनी है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जैसे डिप्रेसिव सिम्टम्स, डिप्रेशन के लिए हमेशा अब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब काउंसलर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और जो काउंसलिंग कर सकते हैं और डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब जो इंडियन गवर्नमेंट का एक टेलीमानस हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी कॉल करवा सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन ऑलमोस्ट अब हर कोई उसको अवेल कर सकता है।
डॉक्टर साहब, इसके बजाय कि ये डिप्रेशन कम हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है, और ना सिर्फ इसमें नौजवान बल्कि छोटे उम्र के लोग भी और बुजुर्ग अफराद भी इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। तो आखिरकार लूप होल्स कहाँ पे है? क्या हम इसको बीमारी मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, या कुछ और भी वजूहत है इसके? नहीं, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर हम उनको क्लासिफाई करने तो सोशल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले क्या था कि सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, अब ये वर्चुअल कनेक्टिविटी ज़्यादा है, रियल कनेक्टिविटी है नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जॉब इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ड्रग यूज़ है, ड्रग यूज़ की वजह से डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि टेलीमानस का भी एक निज़ाम है, और फिर ये काउंसलर्स का जो निज़ाम है हमारे पास, क्या सफिशिएंट है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनाब आबादी बहुत है, लेकिन क्या मैन पावर उतना हमारे पास है कि अगर हम बाहर देखें उतनी फैसिलिटियां हैं काउंसलर्स और काउंसलिंग के सिलसिले में? नहीं, जैसे जो बर्डन है उस हिसाब से तो काफ़ी कम काउंसलर्स हैं, काफ़ी कम साइकियाट्रिस्ट हैं। तो एक काउंसलर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वो काफ़ी कम है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू जैसे 10 या 15 साल पहले तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे कि अगर अनंतनाग में किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उसको श्रीनगर आना पड़ता था। अब ये है कि कम से कम अनंतनाग में 1-2-3 साइकियाट्रिस्ट अभी अवेलेबल हैं, जीएमसी अनंतनाग में साइकियाट्रिस्ट हैं, या जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अब साइकियाट्रिस्ट हैं, बट स्टिल इनसफिशिएंट स्टाफ है, वो मैं मानता हूँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मे बी अब काफी ज्यादा साइकियाट्रिस्ट क्या डॉक्टर साहब इसमें भी ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, या ओवरऑल ये एक ही ग्रेड है, हो गया तो बस अब आपने ये है? फिर कुछ मुआलिजीन ये भी कह रहे हैं कि ये मौरूसी है, अगर आपके घर में किसी को तो आप तक ये आना ही है, ये आना ही है वाला मामला, ये बड़ा एक खतरनाक टर्म पिछले 1-2 बार हम इस प्रोग्राम में सुन चुके हैं। क्या इसको रोका जा सकता है? जैसे शुगर की बीमारी अगर हम एहतियात करें तो ये आ ही नहीं सकती हमारे पास, नो डाउट कि अगर बाप के पास है, वालदा के पास थी, तो आपके आगे नहीं जा सकती है अगर हम एहतियात बरते इसमें। ये जो मौरूसी वाला इसमें चला जाता है, इसके बाद एक मायूसी कहीं ना कहीं चेहरों पर जरूर आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन है तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको डिप्रेशन डेफिनेटली हो जाएगा। रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी को, जैसे किसी के पेरेंट्स में डिप्रेशन है तो उनको रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोई ऐसा इंसान जिसके पेरेंट्स या जिसके सिबलिंग्स में डिप्रेशन नहीं है। तो डिपेंड कर लेता है कि काफ़ी बाकी जो स्ट्रेसर्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर लेते हैं। कोई इंसान अब अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखेगा, ठीक ठाक अपना डाइटरी पैटर्न ठीक तरह से रखेगा, एक्सरसाइज कर लेगा, योगा या बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं एक दूसरे के साथ कनेक्शन रख लेगा, तो उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। अब बोल रहे हैं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो डिप्रेशन के भी सीवियरिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो माइल्ड को हम यूजुअली, माइल्ड काफ़ी कॉमन है, माइल्ड में हमें कभी दवाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मॉडरेट और सीवियर ऐसा हो सकता है कि सीवियर में कभी इंसान ऐसा भी हो सकता है उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी ज़्यादा रहती हैं, तो उसमें हमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अब ये भी ज़रा फटाफट से बताइए, जिनके घरों में ये चीज़ें हैं तो वो एहतियातन क्या कुछ कर सकते हैं, और जो जिन्हें ये थोड़ा सा भी खदशा है, सिम्टम्स मोटे मोटे अगर किसी को देखने, क्या मेरे अंदर तो इस तरीके के सिम्टम्स नहीं है, एक बार अगर हम समझाएं नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माओ बहनों के लिए, क्या अलग अलग सिम्टम्स होते हैं या एक जैसे सिम्टम हर जगह होते हैं? नहीं, अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि ओवरऑल जो डिप्रेशन के सिम्टम्स वो हैं, जैसे मुसलसल उदासी होना, काम में दिलचस्पी कम लगना, नींद कम आना, भूख कम लगना। तो जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादातर ये रहता है कि उनमें ज़्यादातर बॉडी पेन ज़्यादा रहता है, तो उनको पेन, नींद में प्रॉब्लम्स वो ज़्यादा कॉमन है एल्डरली पॉपुलेशन में। जो चिल्ड्रन या एडोलसेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो काफ़ी चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। तो थोड़े से डिफरेंट है, बट ओवरऑल यही मुसलसल उदासी होना, काम में दिलचस्पी कम लगना, नींद, भूख कम लगना, ये ज़्यादातर डिप्रेशन की ही अलामत है। तो अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स लगे तो वो
डॉक्टर से रब्ता कर सकते अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ जो आपसे जानना है, मैं शुक्रगुजार भी हूँ आपका कि आपने ऑफिस भी जाना है, आप अदीमुल फुर्सत है, लेकिन ये बताइएगा कि ये माना जाए कि अगर मुज़ाकरात घर में होती रहे, हम एक साथ बैठा जाए, सबके साथ बैठा जाए, ये न्यूक्लियर ना हो बल्कि जॉइंट हो, तो उससे ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो दिल की बात रखते हैं, उसका हल निकलता है, मसले पर बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट वाला निज़ाम था ये बेहतर था रादर देन हम न्यूक्लियर में चले गए। जी बिल्कुल। अगर हम अपनी जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हैं, तो उससे डिप्रेशन या एंजाइटी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। चंद बातें आपने रखी कि जनाब इलाज मुमकिन है, टेलीमानस भी चल रहा है, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भी ये है, लेकिन सिर्फ आपने घर से बाहर निकलना है ये जानने के लिए कि अगर ये सिम्टम्स उदासी, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन है तो इसका इलाज मुमकिन है। इलाज सबसे बेहतर ये है कि अपने आसपास के लोगों के साथ मिलें, बात करें, गुफ्तगू करें, मसले को रखें, उसका हल निकल सकता है। रादर ये कि आप खामोश बैठे, जितना आप खामोश कोने में बैठेंगे उतना आप पर ये ज़्यादा हावी होगा। और दूसरी बड़ी बात जो लगातार मौलिजीन कह रहे हैं कि आप अपने मजहबी पेशवाओं के पास बैठे, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे, उसका असर आपकी जिंदगियों पर जरूर होता है। फटाफट से आप कॉल करना भी शुरू करेंगे जी, आपकी फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम हम जरूर लेंगे, लेकिन जरा आपको बताते हैं उस पैनल की बात जहां पर एमएलएज को काम सौंपा गया था, और कल उस मीटिंग का पहला दिन भी हुआ है, लेकिन पहले दिन ही कुछ एमएलएज गायब भी दिखे, एब्सेंट भी दिखे, लेकिन उसके बावजूद भी पैनल ने अपना काम किया है। बड़ी खबर हाउस कमेटी के हवाले से, बराए रूल एंड प्रोसीजर, उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि हाउस कमेटी जिसका तश्कील जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर साहब ने किया था गुज़श्ता हफ्ते, उसका पहला इजलास कल मुनक्किद हुआ है। और इस पहले इजलास में जिन्हें यह काम सौंपा गया कि रूल ऑफ प्रोसीजर आप बनाएं, उस दिन से पहले जब बजट का इजलास फरवरी के अंदर शुरू होगा उससे पहले यह बनाना था, लेकिन इत्तला यह है कि इस अहम तरीन इजलास में पहले दिन ही 4 मेंबरान असेंबली गैर हाजिर रहे हैं। रूल पैनल ने जो बनाया गया है पैनल, इन्होंने कल इलॉबरेट में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी देखा है, और इतलात और खबरों के मुताबिक मजीद 2 यूनियन टेरिटरी के मॉडल को भी खंगाला गया है। स्पीकर असेंबली की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोशिश की जाएगी कि फरवरी से पहले तमाम कानून को बनाया जाए, ताकि ये जो डेडलाइन हमारी बजट सेशन से पहले की है इसको पूरा किया जाए। कल रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के उन्वान से जो कमेटी असेंबली के अंदर बनाई गई थी उसका इजलास हुआ। मीर सैफुल्लाह साहब जिनका ताल्लुक कुपवारा एमएलए त्रिगाम है, जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी साहब एमएलए पांपोर है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब एमएलए रजौरी है, आरएस पठानिया एमएलए उधमपुर ईस्ट है, ये कल इस अहम इजलास में नहीं हाजिर थे। अब ये क्यों नहीं थे, ये ज़ाती मसरूफियात भी थी, और कल एक सिग्नेचर कैंपेन भी था जहां पर मुजफ्फर खान साहब चला रहे थे, उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन को प्रायोरिटी दी, मीटिंग से लेकर अपनी अपनी बात है। बहरहाल कमेटी का पहला दिन था, और कल पहले दिन में रूल कमेटी ने बिजनेस रूल्स को देखने की कोशिश की, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी देखा, दिल्ली और पौंडीचेरी के मॉडल को भी खंगाला, और दिल्ली और पौंडीचेरी के मॉडल को खंगालने के बाद अब आगे की मीटिंग के अंदर फैसला लिया जाएगा कि यहां से क्या वहां से क्या लिया जाएगा, और वो तमाम बिजनेस रूल जो है वो तरतीब दिए जाएंगे सेशन से पहले, और उम्मीद लगाई जा रही है कि यह मामला भी तय होगा। एक तरफ से असेंबली के रूल्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से काबीना सब कमेटी भी अपना काम कर रही है, और बहुत जल्द बिजनेस रूल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद इख्तियारात के हवाले से भी जो बात चल रही है वो फाइनल हो सकती है। चलिए, 9:50 का वक्त हुआ चला है, आखिरी 8 से 9 मिनट हमारे पास है। आपकी फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे, और आखिर पर चलते चलते आपको वेदर अपडेट से भी अपडेट करेंगे कि रात किस तरीके से गुजरी है और सख्त तरीन इलाके कौन से। लेकिन उस पर आने से पहले जरा पहले फोन कॉल्स की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ मसले आपके हैं और उनका हल किन इदारे ने करना है, कैसे करना है। आप कॉल करना शुरू कर चुके हैं, अपना नाम, इलाके का नाम जरूर बताइएगा। पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शबीर बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी शबीर साहब, करें हुकुम। अर्ज यथ पार्ट कि MBBS कर डॉक्टर आमद, तम इंटर्नशिप करान वैली मज जुम्मस मज,
तिमन छन यवान स्टेपन दिन किहिन यल कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग तिमन दियो सा बे सारे यम कि स्टेट्स तिम पन पन दिवान मगर ये JNK मन छन यमन इंटरनल बिचारन यमन छ डे रात काम करनावा असल पठन यम मेहनत करान फॉर फ्लंग एरियन मन गयम तत काम करान मगर यमन स्टेपन तोते अगर यमन तिम पन खर्चे पके तम सत तिम गन पान तिमो कोर एहतजाज तिमो वोन गवर्नमेंट मगर तस मसुन गसान कहीं। चलो सड़ा शुक्रिया समीर साहब कॉल करने खतरे और बचन उन मामले तुलने बापत और मे उम्मीद कि नो बजट तुन वोल और वजीर बराए सेहत सकीना यतू सबस ताम वात ये मामले युद्ध जन तिम अत मसलस कुन तरीका अंदर दिन कोशिश कर। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, पहले तो जिस भाई ने अभी ये बात की ना रिगार्डिंग डॉक्टर्स, बहुत अहम बात की, गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। जैसे कि हम हर हमेशा गवर्नर साहब बोलते हैं लोगों की आवाज, लोगों की बात और गुलिस्तान की आवाज, ये हर हमेशा हम बोलते हैं और फक्र से हम इंशाअल्लाह रहमान बोलते हैं और उसमें आप कायम और दायम भी, उसके लिए आप मुबारकबाद के हकदार है। लेकिन आज मेरी अहम बात एक होगी, अपने जो हमारे CM साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज ये है कि वो इंडस्ट्री के हवाले बात करें। गवर्नर साहब खुदा की कसम मार्च या अप्रैल में अगर आज की डेट इन दिनों में हमारे डिप्टी CM ने, जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भी और हमारे CM साहब है, अगर उन्होंने इंडस्ट्री के हवाले बात नहीं की, गवर्नर साहब वो दिन दूर नहीं, आप देखोगे मार्च या अप्रैल में आपको सारी इंडस्ट्री बंद पड़ेगी जम्मू कश्मीर की। लिहाजा हमारी तरफ कोई सोचता नहीं है। हमें एक मिनट गवर्नर साहब और मैं लूंगा आपका, हमें खुश हुए थे जब हमें डिप्टी CM ने यह बताया था कि आपकी आवाज मैं बनूंगा, क्योंकि मैं आपका डिप्टी मिनिस्टर हूं। लेकिन मैं ये बड़े अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूं कि उसके पास उसको हमारे लिए टाइम ही नहीं है। बड़ी कोशिश की हमने उसको मिलने की, बड़ी कोशिश की उसको FCI ने मिलने की, लेकिन पता नहीं क्या बदकिस्मती हमारी है कि वो हमें टाइम नहीं दे रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आप हमारी आवाज बन के उसको ये बताओगे कि इंडस्ट्री के लोग क्यों नाला है, जरा उनको मेहरबानी करके टाइम दीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि शायद आज भी एक मीटिंग है SKICC में जहाँ पर वज़ीर आला साहब मुख्तलिफ अवामी वफूद से मिल रहे हैं और शायद इंडस्ट्री के भी लोगों की आज मीटिंग वहाँ पर है। जहाँ तक मेरा अपडेट है अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास पहले वो मीडिया से ब्रीफ करेंगे, उसके बाद किन लोगों से वो मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम। जिला बारूद पे दरगाह अड बनिम अड ये वन गाम अड अगो लाल बद अड दगो बनिम अड तक ट्रैफिक वल गाड़ियों कुन गाड़ी भर लाजम गो चालान गो ठीक है, अच्छी बात है, मगर तथन गाड़ी लगान लाइन बेक तरफ रेड वल लाइन मज बना पकुन अगर लकुट गाड़ी वोल स्कूटर वोल तमिस अकिस रोजन पत अख रोज ब्रोन अत रेड वाले मे वाले यमो कोर्मुत कब्जे तथन तम ट्रैफिक वलिया तम मुतलक हाकिम वुचान अतन कोता अजाब लूकन गसान तथ क्या वातान अक्टर गाड़ी तम हक तम पकान लाल चौक तो दरगाह ठीक तम पकान पान साइड, मगर तमो बेक साइड लाजम रेड लान लजमत सती खुदा कसम तपर बना पकन दरगाह इंसान गसन अगर इंसान पकान तोर गाड़ी पन लगे गड़ी सवाल नेर तप। चलो सर शुक्रिया कॉल करने में। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब बस मास्टर फयाज रैना चार्टर पे। जी फयाज साहब। गवर्नर साहब तो डॉक्टर साहब वन बड़ असल मौजूस पे वन ये डिप्रेशन तो एंजाइटी तो बहुत जनाब पेशस सत उस्ताद बेहतरीन मिसाल कर पेश कि फैमिली इज बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन तो अमिस बच्चस यह गई अमिस फैमिली मज इंटर न्यूक्लियर फैमिली मज चेंज गुक बेसिक रीजन यह बिल्कुल नंबर 2 पत स्कूलन मज अम पे दम फैमिली पे दम इंस्टीट्यूशन स्कूल तो अत जरूरी ग्रास रूट लेवल पे वन सद बाब अमुक कि जरूर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल कर गवर्नमेंटस पे अम खुद कदम तुलन कि यह स्कूल फैमिली पे नारान अकिस स्कूलस मज गसान 10 वरियन 20 वरियन तो बेहतरीन हाल यह कि गवर्नमेंट कर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल मे पान तजुर्बह कोर्मुत बच्चे ड्रग एडिक्ट तमिस कर काउंसलिंग तम वो ये कि बह कोरुस अत मज पितरन इन्वॉल्व वो डिस्क्लोज कर नाव मगर बेहतरीन कि फैमिली पत
स्कूलस मज गाइडेंस एंड काउंसलिंग सजेशन मेन ये बात नहीं हुई गवर्नमेंट जरूर इंशाल्लाह ये बड़ बेहतर और अक्सर मुल्क के मुख्तलिफ स्कूल अंदर यम वुचमत काउंसलिंग सेल श्रीनगर अकिस दोन स्कूल अंदर लेकिन प्रॉपरली गोस सरकारी सतह पे गैर सरकारी सतह पे चलन यह वनस वक्त जरूरत तिक नौजवान तजब्जुब कर सड़ा शुक्रिया डॉक्टर मास्टर जी कॉल करने बाबत। चलिए जी लास्ट 2 कॉल्स उसके बाद वेदर अपडेट। हेलो सर जी वालेकुम सलाम सर कुकरनाग से बोल रहा हूँ। जी जनाब नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम है मोहम्मद शुडार। जी डार साहब बताएं। सर पहला एक मसला है मेरा स्कूल जब नया स्कूल इन्होंने बोला शेड्यूल चेंज किया इन्होंने गवर्नमेंट ने तो अब किताबों का मसला है बच्चों को जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको किताबें अभी तक नहीं मिल रही है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मसला है कि किताबें जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रोवाइड करनी थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने देनी थी अभी तक भी नहीं आई है और जो वादा किया गया था कि कम से कम PDF फाइलें हम भेज देंगे वो भी नहीं आई है। आपकी बात बिल्कुल सही है। छुट्टी हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं दिसंबर का महीना चला गया जनवरी भी आ गया लेकिन अभी तक भी किताबें न स्कूलों के अंदर है और ना ही मार्केट के अंदर कहीं अवेलेबल है जिससे मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा उन तलबा को है जिनका नया कैरियर ये शेड्यूल के तहत जो है वो क्लासेस शुरू होनी थी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब सेहत ठीक है सर जी छल बोल पे जनाब अहनस अच्छा चीज दोन गरी कीन अहनस हेलो वनिवास वन्यू हेलो चलिए जी कॉल ड्रॉप हो गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 9:57 का वक्त हुआ है प्रोग्राम अपने इख्ताम पर है। फटाफट से आपको जरा वेदर अपडेट बताते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और मौसम का मिजाज किस तरीके का है कौन से सर्द तरीन इलाके हैं। श्रीनगर शहर रात -2.6 डिग्री काजीगुंड के अंदर -5.2 डिग्री कुपवारा के अंदर भी -1.4 डिग्री पहलगाम -4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग इन में से सबसे सर्द तरीन इलाका है जहां पर दर्जा हरारत -8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में आज बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। बांडीपोरा -1.2 बर्फबारी का इम्कान बराबर है। कोकरनाग के अंदर -5.8 बर्फबारी का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। -4.9 पुलवामा के अंदर रहा है। बड़गाम -2.4 और शुपियां के अंदर -7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इस तरीके से सूरत हाल सूबा कश्मीर की है। जम्मू जब आते हैं तो स्टेशंस पर हमारी जो इतलात है वो ये है कि जम्मू शहर के अंदर रात का दर्जा हरारत 7.4 सुबह धुंध थी थोड़ी देर में धूप आ सकती है। बानिहाल -2.9 यानी -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भद्रवाह के अंदर 1.6 कटरा जो 9.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और किश्तवाड़ के अंदर 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धूप की आज उम्मीद लगाई जा रही है। सांबा जहां सुबह सुबह धुंध थी लेकिन थोड़ी देर में धूप की उम्मीद है 5.8 डिग्री रात का दर्जा हरारत। और ये 4 स्टेशन बड़े इंपॉर्टेंट। जोजिला जो आपको लद्दाख कौमी शाहरा का अहम तरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत -22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और आज बर्फबारी का इम्कान है। करगिल -8.2 डिग्री धूप हो सकती है। लेह के अंदर भी -7.8 डिग्री धूप हो सकती है और द्रास -7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यानी कुल मिलाकर द्रास सरतरीन इलाका मानते थे लेकिन जोजिला उससे भी सरतरीन बना है जहां पर दर्जा हरारत -22.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में सबसे सरतरीन इलाका इस वक्त जोजिला पास और जोजिला के आसपास का इलाका है जहां पर -22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये थी जनाब सूरत हाल मौसम के मिजाज की। प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। हम सबको आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहेंगे। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में ताज़ा खबरनामा।